हेलो स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी क्लास 12 के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में 8वां लेक्चर देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम परपरागण के बारे में, परपरागण के लिए पौधों में पाए जाने वाले अनुकूलन के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम इस लेक्चर में परपरागण की विधियां या साधन, मोड ऑफ और एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन को समझेंगे कि परपरागण के कौन कौन से साधन होते हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं। अगर हम इन साधनों की बात करें तो हम देखते हैं कि पौधों में परागण अलग अलग माध्यमों से होता है, जिसमें जंतुओं के द्वारा भी परागण हो जाता है, वायु के द्वारा परागण हो जाता है, जल के द्वारा भी परागण हो जाता है। अतः इसी आधार पर हम परागण को या परागण की विधियों को 3 श्रेणियों में बांट देते हैं, जिसमें पहला जल परागण, वायु परागण और जंतु परागण होता है। इसे हम देखेंगे। सबसे पहले पहला वायु परागण, एनीमोफिली। दूसरा जंतु परागण, जूफिली। और तीसरा जल परागण, हाइड्रोफिली। इनमें से एक एक विधियों के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और इनमें जानेंगे कि इन विधियों में पौधों के पुष्पों में परागण क्रिया कैसे संपन्न होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पौधों में वायु परागण कैसे होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि वायु परागण किसे कहते हैं। कहते हैं जब पुष्पों में परागण क्रिया वायु के माध्यम से होती है तो इसे हम वायु परागण कहते हैं। इस वायु परागण की प्रक्रिया में एक पुष्प से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर वायु के माध्यम से पहुंचते हैं। जिन पुष्पों में इस प्रकार का परागण होता है, अर्थात वायु परागण होता है, उन पुष्पों को वायु परागित पुष्प, एनीमोफिलस फ्लावर, कहते हैं। अर्थात जिन पुष्पों में वायु परागण होता है, ऐसे पुष्पों को हम वायु परागित पुष्प, एनीमोफिलस फ्लावर कहते हैं। तो हम जरा ये भी देखेंगे आखिर इन पुष्पों में वायु परागण ही क्यों होता है, बाकी विधियों द्वारा परागण नहीं होता। तो वायु परागण के लिए इन पौधों में कौन कौन से ऐसे लक्षण विशेष बनते हैं या ऐसे विशेष लक्षण होते हैं जिसके कारण इनमें वायु परागण ही होता है। अतः हम बिंदुवार इसको समझ लेते हैं कि वायु परागण के लिए पौधों में या उन पुष्पों में क्या क्या अनुकूलन होते हैं। हम देख रहे हैं वायु परागित पुष्पों की क्या विशेषताएं होती हैं। इनमें कुछ विशेषताओं की चर्चा हम करेंगे।
पहली विशेषता के रूप में हम देख रहे हैं कि ऐसे पौधे जिनमें वायु परागण होता है या होना होता है, वो पुष्प आकार में बहुत छोटे होते हैं। आकार में छोटे होने के कारण ही इनमें वायु परागण हो सकता है। आकार छोटे रहने पर कीट इनकी ओर आकर्षित नहीं होते, जिसके कारण इनमें अन्य परागण की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे बिंदु की बात करें तो ऐसे पुष्प जिनमें वायु परागण होता है, उनमें बाह्यदल पुंज जिसे आप कैलिक्स कहते हैं, दलपुंज जिसे आप कोरोला कहते हैं, ये रचनाएं अत्यंत छोटी होती हैं और शुष्क होते हैं। इनमें आकर्षण कम होता है, जिसके कारण इनकी ओर किसी भी कीट या अन्य जंतुओं का आकर्षण नहीं होता। अतः जंतुओं के द्वारा इनमें परागण की संभावना नहीं रह जाती। अतः ये पूर्ण रूप से वायु परागण पर ही निर्भर होते हैं। दूसरे अगले बिंदु की बात करें तो कहते हैं कि ऐसे पौधों के पुष्पों में जिनमें वायु परागण होता है, उनमें परागकण बहुत प्रचुर मात्रा में बनते हैं, अधिक मात्रा में बनते हैं। अर्थात बनने वाले परागकणों की संख्या बहुत अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि वायु परागण की प्रक्रिया में बहुत से परागकण इधर उधर बिखर करके नष्ट होते हैं। कुछ परागकण ही अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। अतः इस प्रक्रिया में परागकण की मात्रा बहुत ज़्यादा संख्या में बनती है। कुछ पौधे जैसे मक्का की बात करें तो मक्के में लगभग 2 करोड़ परागकण बनते हैं। मक्के में लगभग 2 करोड़ परागकण बनते हैं। और एक दूसरे पौधे जिसका नाम है रूमेक्स, इसकी चर्चा की जाए, इसमें परागकणों की संख्या बहुत अधिक होती है। लगभग इस पौधे में 40 करोड़ तक परागकण बनते हैं। याद रखने की योग्य बातें हैं। रूमेक्स में लगभग 40 करोड़ परागकण, मक्का में लगभग 2 करोड़ तक परागकण बनते हैं। अर्थात वायु परागित पुष्पों में परागकण की मात्रा बहुत अधिक बनती है। अगले बिंदु की बात करें तो कहते हैं इस प्रकार के पुष्पों में जो पुतंतु होता है, जिसको आप फिलामेंट कहते हैं, ये फिलामेंट लंबे होते हैं। इससे क्या फायदा है पौधों को? कहते हैं फिलामेंट लंबे होते हैं, कमजोर होते हैं, तो वो वायु के माध्यम से इधर उधर झुक सकते हैं, हिल सकते हैं, और इधर उधर हिलने से ही इनके परागकण इधर उधर यानी कि पुष्प के बाहर बिखर जाते हैं, जो वायु के माध्यम से उड़कर दूसरे पौधों पर चले जाते हैं। अगर छोटे होते तो सारे परागकण दल से घिरे हुए पुष्प में ही अंदर रह जाते, बाहर न बिखर पाते। इसलिए इनमें जो उतंतु होता है, जिसको आप फिलामेंट कहते हैं, ये प्रायः लंबे और कमजोर होते हैं। अगले बिंदु की चर्चा करें तो कहते हैं ऐसे पुष्प जिनमें परपरागण होता है या वायु परागण होता है, उन पुष्पों में वर्तिकाग्र अथवा जिसे आप स्टाइल भी कहते हैं, ये स्टाइल वर्तिका लंबी होती है। लंबी होती है, लंबी होने के कारण ही वायु से उड़ते हुए परागकण आसानी से उस पर पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, और उन परागकणों को रोकने के लिए वर्तिका में अन्य प्रकार की भी विशेषताएं होती हैं। जैसे हम देख रहे हैं पोपलर का जो पौधा होता है, इस पौधे में जो परागकण होते हैं वो उसकी वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं,
क्योंकि वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है। एक दूसरे पौधे को उदाहरण के रूप में लेते हैं जिसे मक्का आप कहते हैं। इस मक्का के पुष्प के जो वर्तिकाग्र होते हैं, वर्तिकाग्र होते हैं, स्टिग्मा होते हैं, वो स्टिग्मा रोम युक्त होते हैं, अर्थात रोमिल होते हैं, जिसमें परागकण आकर के चिपक जाते हैं और दूर नहीं जा पाते, जो कि परागण में सहायक होता है, परागण के लिए आवश्यक होता है। इस के पश्चात अब हम दूसरे परागण की विधि, जिसे आप जंतु परागण कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जूफिली अर्थात जंतु परागण। जंतु परागण की प्रक्रिया में परागण की जो क्रिया होती है वह किसी जंतु के द्वारा संपन्न की जाती है, अर्थात जंतु के द्वारा होती है। जंतु परागण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु परागण क्रिया को संपन्न करते हैं। अतः इस परागण क्रिया को अर्थात जंतु परागण को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। जब यह परागण कीट के द्वारा होता है तो उसे हम कीट परागण, कभी कभी यह परागण की प्रक्रिया पक्षियों के द्वारा होती है तो इसे हम पक्षी परागण, जब यह परागण घोंघे के द्वारा होती है तो इसे हम घोघा परागण या फिर मेलेकोफिली कहते हैं। इसके कुछ और तथ्य भी है जिसको हम बिंदुवार समझेंगे। तो सबसे पहले हम कीट परागण क्या है और वो कैसे होता है, इसके लिए पौधों में क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कीट परागण एंटोमोफिली कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा जो परागण है यह अधिकांश पौधों में होता है। आप कह सकते हैं अधिकांश पौधों में कीट परागण ही होता है। अतः कीट हमारे लिए आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं। इस प्रक्रिया में जब कोई कीट किसी पौधे के पुष्प पर बैठता है तो उस पुष्प से मकरंद को प्राप्त करने के लिए उस पर मंडराता है, या पौधों का आकर्षक होना भी कीट को अपने पास लाता है। और जब कोई कीट इन पुष्पों पर बैठते हैं तो इन पर मंडराते हैं अर्थात घूमते हैं, और इसी प्रक्रिया में इस पुष्प में जो बने परागकण होते हैं वो कीटों के शरीर पर, उनके पंखों पर, उनके टांगों पर चिपक जाते हैं। और जब यह कीट इस पुष्प से उड़कर किसी दूसरे पुष्प पर जाकर बैठता है, उस पुष्प पर मंडराता है, तो उसके पंखों और उसके टांगों में लगे परागकण दूसरे पुष्प के जो वर्तिकाग्र होते हैं उस वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार एक पुष्प से परागकोश में उत्पन्न परागकण को कीटों के माध्यम से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही आप कीट परागण कहते हैं। तो कीट परागण पुष्पों में होता है। इसके लिए इन पुष्पों में
क्या विशेषताएं होती हैं, इनमें ऐसे क्या लक्षण होते हैं जिसके कारण इनमें कीट परागण ही होता है, इसको हम बिंदुवार समझेंगे। कीट परागित पुष्प की विशेषताएं, अर्थात इन पुष्पों में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता अगर हम देखें तो कीट परागित जो पुष्प होते हैं वो आकर्षक व बड़े रंगीन होते हैं, अर्थात आकार में बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, आकर्षक होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि कीट व अन्य जंतु उसकी ओर आकर्षित हों। अलग अलग प्रकार के जो कीट होते हैं अलग अलग प्रकार के रंगों को पसंद करते हैं, जिसके आधार पर हम देखते हैं जैसे मधुमक्खियां ये पुष्पों के नीले व पीले रंग को की ओर आकर्षित होती हैं। दूसरे कीट की बात करें तो तितलियां लाल व नारंगी पुष्पों की ओर आकर्षित होती हैं, भौरा बैगनी व नीले रंग के पुष्पों की ओर आकर्षित होता है, और बर्र कीट जो होता है वो गहरे भूरे रंग के पुष्पों की ओर आकर्षित होता है। अतः आप कर सकते हैं अलग अलग कीट अलग अलग रंग के पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं, अर्थात ये अलग अलग पुष्पों में परागण क्रिया को संपन्न करते हैं। कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जिनमें न तो दल बड़े होते हैं, न तो दल आकर्षक होते हैं, न ही उनमें कोई विशेष रंग होता है। ऐसे पुष्पों में कुछ अन्य भाग अर्थात इन दल के अलावा पुष्प के अन्य कुछ भाग आकर्षक होते हैं जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसमें उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे यूफोरबिया का पौधा, बोगनविलिया का पौधा, इनमें इन पुष्पों के जो सहपत्र होते हैं जिनको आप ब्रैक्ट कहते हैं वो ब्रैक्ट आकर्षक होते हैं, इनके सहपत्र आकर्षक होते हैं। इसके अलावा अगर केले के पौधे में हम देखें तो केले के पौधे का जो पुष्प होता है उसका जो आकर्षक भाग होता है वो स्पेथ कहलाता है। आप केले के पुष्प में देखेंगे लाल लाल बड़े बड़े पत्तेनुमा रचनाएं जो पुष्पों में दिखाई देती हैं, उन्हें स्पेथ कहा जाता है। वो लाल रंग के होते हैं, आकर्षक होते हैं, जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसमें अन्य बिंदुओं की चर्चा करें, अन्य विशेषताओं की चर्चा करें जो कीट परागण के लिए इन पौधों में पाई जाते हैं, तो उसको आगे हम देखते हैं। अगला बिंदु कहते हैं कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनके पुष्पों में गंध होता है। गंध उत्पन्न करने वाले जो पुष्प होते हैं वह अधिकांशतः रात को खिलते हैं। इसी गंध के कारण ही रात्रिचर कीट इन तक पहुंच पाते हैं और इनमें परागण क्रिया संपन्न होती है। कहते इस प्रकार के पुष्प में अगर हम उदाहरण देखें तो जैसे कैस्ट्रम, जिसे आप रात रानी कहते हैं, दूसरा पौधा नेक्टेरेंथस, हरसिंगार और बेला, जैस्मिनम का पौधा, ये गंधयुक्त पुष्प वाले पौधे होते हैं जिनमें कीटों को आकर्षित करने के लिए गंध उत्पन्न किया जाता है। अगले बिंदु की चर्चा करें तो हम देखते हैं
कुछ पौधे की जो पुष्प होते हैं वो मकरंद उत्पन्न करते हैं। मकरंद, नेक्टर क्या होता है? यह एक मीठा तरल होता है। यह मीठा तरल कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, या आप कह सकते हैं जिसको खाने के लिए, जिसको प्राप्त करने के लिए कीट पुष्पों तक आते हैं और ये परागण क्रिया में भाग लेते हैं। इस मीठे पदार्थ को आप मकरंद कहते हैं। इस मकरंद अर्थात नेक्टर का निर्माण पौधे के एक विशेष भाग में होता है, जिसे आप मकरंद कोश, नेक्टरी कहते हैं। और इस मकरंद कोश का विकास या निर्माण पुष्प के एक विशेष भाग, जिसे आप दलपुट, स्पोर कहते हैं, इससे होता है। अर्थात पौधे के विशेष भाग दलपुट, स्पोर से मकरंद कोश, नेक्टरी का निर्माण होता है। नेक्टरी में मकरंद अर्थात नेक्टर बनता है। इस नेक्टर को प्राप्त करने के लिए जब कोई कीट इन पुष्पों पर आता है या बैठता है, तो उसके पंखों में, उसके परों में चिपके हुए परागकण इस परागकणों को दूसरे पुष्प तक पहुंचने में सहायक होते हैं। अगले बिंदु की बात करें तो कहते हैं इस प्रकार के परागण की क्रिया में बहुत कम परागकणों की आवश्यकता होती है। अतः इनमें परागकण की मात्रा भी कम बनती है, अर्थात कम परागकण बनते हैं। ये परागकण चिपचिपे होते हैं, जिससे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से कीटों द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं। अगले बिंदु की बात करें तो इनमें जो वर्तिका होती है, वर्तिकाग्र जो होता है, स्टिग्मा होती है, वो भी चिपचिपी होती है, जिस पर आसानी से परागकण चिपक जाते हैं। कुछ में वर्तिकाग्र रोम युक्त होती है, जिसमें परागकण आसानी से फंस जाते हैं। इस तरह से परागण की क्रिया में जो कीट परागण विधि होती है वह आसानी से संपन्न होती रहती है, और परागण की क्रिया का एक मूल स्रोत, जिसे आप कीट परागण कहते हैं, यह सबसे अधिक पौधों में देखने को मिलता है। इसके पश्चात कुछ कीट परागित पुष्पों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से पुष्प हैं या पौधे हैं जिनमें कीट परागण की प्रक्रिया होती है, जिसको हम बिंदुवार समझ लेते हैं। आर्किड में मधुमक्खियों के द्वारा परागण होता है। तंबाकू का पौधा टोबैको, जिसमें सलभ कीट के द्वारा परागण होता है। लिली, जिसे आप वाटर लिली भी कहते हैं, उसमें तितली के द्वारा परागण होता है। आप रेफ्लिसिया, दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प, इसमें परागण की चर्चा करें तो ये मक्खियों द्वारा इनमें परागण होता है। अंजीर, जिसमें बर्र नामक कीट परागण करता है। इसके अलावा मटर के पौधे हैं। प्रिमरोज अर्थात प्रिमरोज का पौधा, जिसे आप प्रिमोज भी कहते हैं। साल्विया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें कीट परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके पश्चात अब हम पक्षी परागण अर्थात जंतु परागण के दूसरे स्रोत, जिसे आप पक्षी परागण कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे।
पक्षी परागण, कुछ पौधे जिनमें पक्षी परागण भी होता है, अर्थात ऑर्निथोफिली की प्रक्रिया संपन्न होती है। कहते इस प्रकार के पौधों में परागण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पक्षियों के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। अर्थात पक्षियां जब पुष्पों में आकर इसके रस को चूसती हैं या इनके संपर्क में आती हैं तो इनके परागकण इनकी चोंच में लग जाते हैं, और जब ये पक्षियां दूसरे पुष्पों तक पहुंचते हैं वहां पर इनके परागकण पहुंचा दिए जाते हैं। इस प्रकार इनमें परागण क्रिया संपन्न होती है, जैसे आप पक्षी परागण या फिर ऑर्निथोफिली कहते हैं। इस प्रकार के कुछ उदाहरण हम देखेंगे, जैसे बिगोनिया का पौधा है, इसमें परागण गुंजन चिड़िया हमिंग बर्ड के द्वारा होता है। दूसरा उदाहरण देखें तो सेमल का पौधा, जिसमें परागण कौवा और मैना के द्वारा होता है। अगले विधि की चर्चा करें, अगले मोड की चर्चा करें तो परागण की अगली विधि है, या कह सकते हैं जंतु परागण की अगली विधि, जिसे आप मैलेकोफिली कहते हैं। इसमें परागण क्रिया घोंघा के द्वारा होती है। मोलस्का यह परागण में जब भाग लेता है तो इसे हम मैलेकोफिली कहते हैं। इस प्रकार का परागण हमें सूरन के कुल का एक पौधा जिसका नाम है जमीकंद हेमार्फोफेलस, इसमें इसके अलावा सर्पपादप एरिसेमा के नामक पौधे में हमें इस तरह से मैलेकोफिली देखने को मिलता है। अगली है विधि काइरेप्टेरोफिली। इसमें परागण क्रिया किसके द्वारा संपन्न की जाती है? चमगादड़ के द्वारा। चमगादड़ परागकण को एक पौधे से दूसरे पौधों या एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाते हैं। इसके कारण इसे हम कैरेप्टेरोफिली कहते हैं। कुछ पौधे जैसे कचनार, जैसे आप दूसरा कदम्ब, जिसमें आप देखेंगे कि इस प्रकार यानी कि चमगादड़ के द्वारा परागण क्रिया संपन्न होती है। इस तथ्य के पश्चात हम इस परागण की अगली विधि, जिसे आप जल परागण कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो हम अपने अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक्स।